ट्रेन एक बड़े झटके के साथ निर्जन स्थान पर रुकी थी। यात्रियों ने खिड़कियों दरवाजों से झांक झांक कर देखा। दूर दूर तक कोई स्टेशन होने का संकेत नहीं था। न कोई शहर, गांव या बस्ती दिखती थी। झाड़ियां, उजाड़, दूर कहीं जंगल है, पर बस्ती का कोई निशान नहीं, खेत खलिहान नहीं। यहाँ ट्रेन रुकी क्यों? कहीं लुटेरों ने तो ट्रेन नहीं रोकी? कुछ बेचैन युवा बाहर कूदकर दूसरों से पूछताछ करने लगे। कुछ दरवाजों से लटके चिल्लाकर सवाल कर रहे थे। सब तरफ प्रश्न ही प्रश्न थे, उत्तर कोई नहीं दे रहा था। कयास बहुत से लोग लगा रहे थे। बहुत देर बाद पता चला कि ट्रेन के इंजन में एकाएक कोई खराबी आ गई है। कम से कम 4 घंटे लगेंगे ठीक होने में। यात्री अपने खाना पानी जांचने लगे। 4-6 घंटे काटने थे। बूढ़े लोगों ने सो जाना उचित समझा और बच्चों ने खेलना। मर्द लोग ताश या फोन में व्यस्त हो गए। औरतें बतियाने के ठिकाने ढूंढने लगी। संध्या के साथ कोई नहीं था। पूछताछ के लिए वह अपनी सीट से उठी नहीं। जो भी सुनाई दे रहा था उससे ही अनुमान लगा रही थी स्थिति का। तभी सामने एक सुंदर सी स्त्री दिखाई दी, जिसने एक मोटा सूती दुपट्टा शॉल की तरह चारों तरफ लपेट रखा था। बस एक हाथ कलाई तक ही उससे बाहर था। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? उस स्त्री ने शालीनता भरी मुस्कान के साथ संध्या से पूछा। बैठिए ना, खाली ही तो पड़ी है जगह। संध्या की बात और मुस्कान से वह स्त्री तनिक संतुष्ट हो बैठ गई और पूछा, आपको कहाँ जाना है? संध्या बोली, सुजानपुरा। रिश्तेदारी का एक कार्यक्रम है, पर लगता नहीं कि समय पर पहुँच सकूंगी। और आप? वह स्त्री कुछ सकुचाती सी बोली, मेरा नाम भव्या है। बस यहाँ से 30 किलोमीटर की दूरी पर मेरी ननिहाल है, वहीं जा रही हूँ। कोई निश्चित कार्यक्रम नहीं है, बस यूं ही मिलने जा रही हूँ। एक मामी से मेरी बहुत दोस्ती है, उन्हें सरप्राइज देना सोचकर आई थी, पर पता नहीं कब ट्रेन ठीक होगी, कब आगे बढ़ेंगे। संध्या बोली, मैं तो इस तरफ पहली बार आई हूँ। आप तो आती रही होंगी अपनी ननिहाल, इसीलिए अनुमान लगा सके 30 किलोमीटर का। सुजानपुरा का अनुमान भी है क्या आपको? बता सकेंगी कितनी दूर है? भव्या बोली, हाँ दीदी, सुजानपुरा तो और भी नजदीक है। आप अगले स्टेशन पर उतरकर फिर रिक्शा या टेम्पो लेकर इसी दिशा में वापस आएंगी, जबकि मुझे दूसरी तरफ जाना होगा। पर अगर कोई टेम्पो मिल जाए तो हम साझा करके जा सकती हैं यहाँ से। संध्या ने कहा, यहाँ कहाँ मिलेगी कोई सवारी? इस जंगल में कोई आएगा ही क्यों? भव्या ने कहा, दीदी, लोकल कारोबारी भी होंगे ना इस ट्रेन में। वे फोन से बात कर रहे होंगे अपने लोगों से। इस तरह बात जाएगी टेम्पो रिक्शा वालों तक भी। कुछ देर में शायद यहाँ बैलगाड़ियों की भी कतार लग जाए। संध्या एकदम बच्चों जैसी जिज्ञासा से बोली, सच में? बड़ी रोचक बात कही आपने। चलो, जब तक बैलगाड़ियों की कतार आती है या ट्रेन ठीक होती है, हम लोग बातें करके समय काट सकती हैं। बातों की लय मिल रही थी और समय बीतने का उन्हें पता भी नहीं चल रहा था। भव्या ने बताया कि वह सालों बाद घर से निकली है, पहली बार अकेली यात्रा का आनंद ले रही है। उसकी जीवन यात्रा में आनंद का अभाव ही रहा है। माता पिता अपने व्यवसाय में डूबे रहे हैं। भव्या का छुपा हुआ हाथ पोलियो का शिकार है। उसे जीवन में 2 लोग बहुत अच्छे मिले हैं। एक उसकी आया, जिसने उसे पाला है और जीना सिखाया है और खाना पकाना भी सिखाया है। दूसरी उसकी मामी, जिनसे वह मिलने जा रही है। संध्या ने बताया कि वह अपनी छोटी बहन पूजा की रिश्ते की ताई सास के घर जा रही है। वे लोग उसके मायके वालों को बहुत मानते हैं और उन पर इतना प्रेम भरा दबाव था कि आना ही पड़ा। मायके से भी लोग आ रहे होंगे, वे लोग भी सफर में होंगे। जब संध्या ने अपने घर का नाम राम रसायन बताया तो भव्या के चेहरे पर प्रसन्नता और उत्तेजना दोनों फैल गईं। भाव के दबाव में शब्द खो गए। उसका चेहरा देखकर संध्या के भीतर भी आश्चर्य का एक बल्ब जला और उसने पूछा, क्या हुआ? भव्या ने कहा, आप पूजा भाभी की दीदी हैं क्या? संध्या दीदी? संध्या ने कहा, पूजा तुम्हारी भाभी? ओह, समझी। भव्या, बस तुम्हारा नाम नहीं पता था। कहा होगा पूजा ने, पर जब तक मिलते नहीं ना, किसी का नाम याद नहीं रहता। मेरा अनुमान सही है क्या? तुम्हारे बेटे का नाम रोनी है, तुम्हारी सास को कैंसर है। भव्या बोली, हाँ दीदी, आपने ठीक पहचाना। देखो, हमें मिलना था तो हमारे लिए ही ट्रेन खराब हुई, वरना एक ही स्टेशन पर उतरकर भी हम अलग अलग दिशा में चल देते और शायद कभी जीवन में मिल भी न पाते, है ना? संध्या ने उसके भावना भरे चेहरे को थपथपाया और कहा, बहुत प्यारी हो तुम भव्या। बहुत बातें करती है पूजा तुम्हारे बारे में।
तुम्हारी, सुजाता और सुप्रिया की उसे बहुत चिंता रहती है, सबसे अधिक तुम्हारी और सबसे कम सुजाता की। जानती हो ना उन दोनों को? भव्या बोली। हाँ दीदी, नाम से तो जानती हूँ। घर के लोग जब आपस में बातें करते हैं तो मेरे कान में भी पड़ती ही रहती हैं। रिश्तेदार हैं। बहुत पहले किसी फंक्शन में सुजाता को देखा भी था। सुप्रिया मेरी तरह ही घर में फंसी पड़ी है। पूजा भाभी उसके दुख कष्ट बताती हैं और मेरी हिम्मत बढ़ाती हैं। मुझे भी लगता है एक मैं ही तो दुखी नहीं। मेरी सास को कैंसर हुआ तो उनकी अकल ठिकाने आ गई। उनकी सेवा के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। एक नर्स रखी और काम खत्म। पहले मेरे साथ दुश्मन जैसा व्यवहार करती थी, पर अब दोस्ती हो गई है हम सास बहू की। खुद पर दुख पड़ा तो मेरे दुख को भी समझने लगी मैं। मेरा बेटा तक मुझसे दूर कर दिया था सब लोगों ने, पर अब वही कहती हैं पोते से कि माँ से पूछकर काम किया करो, हर बात माँ को बताया करो। उनकी बात पर पहले मेरा बेटा चौंकता था, फिर लड़ने लगा था, लेकिन धीरे धीरे दादी की बातों से उसे समझ में आ गया कि उसके पास एक अच्छी माँ है। अब वह मेरी उपेक्षा नहीं करता दीदी। पहले तो दूसरों के भड़काने में मेरा अपमान तक कर देता था। उसके सहयोग से ही मैं आज घर की जेल से निकल पाई। कुछ दिन अपनी दोस्त मामी के घर में रहकर लंबी लंबी सांसें लूंगी, अपने फेफड़े मजबूत बनाऊंगी, तब वापस आऊंगी। संध्या ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा, सही निर्णय लिया तुमने। खुद जियोगी तभी तो सास को भी जिंदा रख पाओगी और बेटे को भी जीना सिखा पाओगी। मुझे बहुत अच्छा लगा जानकर कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी इतनी परवाह करने लगा है। यह भी बहुत अच्छा है कि तुम्हारे पास दोस्ती के योग्य एक मामी है। वे भी तुम्हें मानसिक संबल दे सकती हैं। तुम रहना उनके पास, फोन करती रहना बेटे को, सास की हालचाल पूछती रहना। और कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता तो तुम ही क्यों उनके लिए घुलती रहो। जियो और जीने दो। लंबे समय तक रहना चाहो तो बेटे से तालमेल बनाकर रह लेना। तुम्हारी सास की देखभाल के लिए नर्स तो है ही। अधिक दिन दूर रहोगी तभी शायद तुम्हारे घर वाले तुम्हारा मूल्य समझ सकें। भव्या ने भावुक होकर कहा, आप कितनी अच्छी हैं दी। मैं तो वॉशरूम से आ रही थी, आपको भी अकेली देखा तो जाने क्यों दिल किया बात करने का। देखो ना हमें कैसे मिलाया ईश्वर ने। अपना नंबर दीजिए दी, मैं बात करूंगी आपसे कभी कभी। फिर उन दोनों ने एक दूसरे के नंबर लिए, एक दूसरे की सुविधा का समय पूछा, काम का समय पूछा, स्वास्थ्य का हालचाल लिया, पास पड़ोस की बातें की, रिश्तेदारों की बातें की। तभी कुछ लोगों की झुंझलाहट भरी आवाजें आईं। बताओ, कह रहे थे 4 घंटे में ठीक हो जाएगी, अब कह रहे हैं 2 घंटे और लगेंगे। 4.5 घंटे तो हो ही चुके, रात यहीं हो जाएगी। इस वीराने में क्या खाएंगे क्या पिएंगे। भव्या तुरंत उठी और चली गई। थोड़ी देर में ही वह एक डिब्बा लेकर आई, उसे खोला और कहा, दी लीजिए, मेरे हाथ की कचौड़ियाँ खाइए। यूं ही बना कर रख ली कि भूख लगेगी तो खा लूंगी, नहीं तो मामी को खिलाऊंगी। अब मामी के लिए वहीं बना लूंगी, इन्हें आप खाइए। उन दोनों ने कचौड़ियाँ खाई, पानी पिया और फिर आगे की यात्रा की चिंता होने लगी। अभी तो समय कट गया, लेकिन रात हो गई तो मुश्किल होगी। बाहर सचमुच बैलगाड़ियाँ दिख रही थीं। भव्या ने उतरकर कुछ लोगों से बात की और फिर संध्या से पूछा, दी थोड़ी दूर बैलगाड़ी से चलेंगी, सड़क पर जाकर टेम्पो ले लेंगे। आप सुजानपुरा उतर जाना, मैं आगे चली जाऊंगी। संध्या ने कहा, तुम इस इलाके को जानती हो, यहाँ का कर्तव्य अकर्तव्य तुम ही बेहतर सोच सकती हो। क्या तुम बैलगाड़ी वाले से बात करके आई हो? भव्या के हाँ कहते ही संध्या उठ खड़ी हुई। दोनों के पास एक एक बैग था, उन्हें उठाकर वे बैलगाड़ी में जा बैठी। फिर संध्या अपने गांव की बातें बताने लगी, अपने व्यवसाय के बारे में भी, और फिर नेपालिन ताई के कार्यक्रम की बातें हुई और बनारस वाली बुआ के बेटू आश्रम की भी। साझी रिश्तेदारी, साझी रुचियां, तो बातों का अंत कहाँ होना था। लेकिन टेम्पो सुजानपुरा पहुंचा तो संध्या ने कहा, भव्या तुम भी रुको न यहाँ, कल चली जाना। ताई का घर इतना बड़ा है कि जगह की समस्या ही नहीं। भव्या तुरंत मान गई। अब उनके पास बातों के लिए कम से कम एक पूरी रात और थी। भव्या ने टेम्पो से उतरते हुए कहा, संध्या दी मुझे नामदान दिलवा देंगी, मेरी सिफारिश कर देंगी पंडित जी से। मैं बहुत लोगों से सुन चुकी हूँ, मुझे भरोसा है दी, मेरा बेड़ा। उसका स्वर उखड़ गया, गला रूंध गया। संध्या ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, हाँ भव्या तुम सुपात्र हो, तुम्हारी सिफारिश क्या करनी, सब जानते हैं पापा तुम्हारे बारे में। उनके लिए जैसे संध्या पूजा आरती वैसी ही भव्या। और हाँ एक बात यह भी तो है, सुनो,
मेरी बिटिया का नाम है दिव्या और तुम्हारा भव्या। तो लगता है ना जैसे दोनों बहनें हों। अरे कम से कम मुस्कुरा तो दो इस बात पर। भव्या इस बात पर मुस्कुराई नहीं, खिलखिलाकर हंस दी। जाने कितने सालों बाद, जाने कितने युगों बाद